आज हम लोग 2 साल के छोटे से अरसे के बाद वापस आ गए हैं। बहुत सी बातें ऐसी हम करने की कोशिश करेंगे जो कि अब नहीं कर सकते या जिनकी अब इजाजत नहीं है। हमारी हुकूमत ने जिस तरह इसको फॉर्मल एक शक्ल दे दी है हाइब्रिड निजाम को, वो शायद मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। बड़े फख्र से आजकल कहा जाता है हम हाइब्रिड निजाम का हिस्सा हैं, बड़ा उसको एक बैज ऑफ ऑनर समझा जाता है। और सवाल भी वैसे मीडिया में भी कोई खास ये पूछा नहीं जाता कि वजीर आजम जो हैं जब वो कहते हैं कि मैं जॉइंट फैसले करता हूँ, लेकिन क्या आईन इसकी इजाजत देता है? तो हाइब्रिड प्रो मैक्स जो है वो नॉट रियली डेमोक्रेसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अनफॉर्चुनेटली ये जो इन 10 सालों के अंदर एक अच्छी चीज़ हो रही थी कि ट्रांजिशन हुई थी, उसमें हमने देखा कि फिर इस्टेब्लिशमेंट से वो चीज़ हजम नहीं हुई और साजिशें दोबारा से जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो है वो शुरू हो गई। और उसमें पीटीआई और इमरान खान साहब जो है वो इस्तेमाल भी हुए। सारी जमातें, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, सब लोग अब बस अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। सिविलियन सुप्रीमेसी की हम एक ज़माने में बात सुनते थे, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। So Rima, has in these 2 years, 2.5 years, has the judiciary become irrelevant? यस टोटली। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो भी आप कहते हैं, वो इरेलीवेंट बना दिया गया है बाय डिजाइन। इंडिविजुअल जजेस कुछ नहीं कर सकते मेरी ओपिनियन में अब, क्योंकि आपने सिस्टम ऐसा बना दिया, फूल प्रूफ आई हैव टू से, जिसने भी डिजाइन किया है। क्या बात है ये सवाल कि क्या हम जमहूरियत हैं, मैं बहुत तफसील से पढ़ने के बाद, सोचने के बाद, मेरा एटलीस्ट ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब हम डेमोक्रेसी नहीं है और हम हाइब्रिड निजाम भी अब नहीं है। 2024 के इलेक्शंस, उसमें कोई इंटेग्रिटी नहीं है। रिजल्ट्स मेरी नजर में तब्दील किए गए। आई डोंट नो आप में से कौन समझता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है एटलीस्ट वो रिप्रेजेंट करती है लोगों के वोट्स को? मेरी नजर में नहीं करती। मेरा पहले ओपिनियन होता था कि मैं फौज से रिलेटेड हर बात को रिजेक्ट कर देती थी, अब मैं उसे नहीं रिजेक्ट करती। अब मुझे लगता है कि फौज बहुत सी चीजें ठीक भी कह रही थी, आपके डीप स्टेट बहुत सी बातें सही भी कह रहा था, आपकी स्टैब्लिशमेंट बहुत सी चीजों की तरफ जब इशारा करती है वो ठीक थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। हम लोग 2 साल के छोटे से अरसे के बाद वापस आ गए हैं। इस अरसे में हमें कहा गया था बड़े मजे मजे के हम पे इल्जाम लगाए गए हैं, लोगों ने बड़ी मजे की एक्सप्लेनेशन ढूंढ लिए कि हम कहाँ गायब हो गए। तो बेनजीर बता रही थी, किसी ने उसको कहा कि पीजीएम की फंडिंग खत्म हो गई है। किसी ने हम पे यूएसएड की फंडिंग का इल्जाम लगाया, किसी ने हम पे यूएन की फंडिंग का भी इल्जाम लगाया। अनफॉर्चुनेटली हमने किसी से फंडिंग नहीं ली। फिर ये भी था, किसी ने कहा कि इनकी चारों की लड़ाई हो गई है। वैसे ये बड़ी मजे की बात होनी थी अगर ये हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी रियल रीजन नहीं था। रियल रीजन ये था कि हम 4 लोग हैं और हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सी चेंजेस आ रही थी। कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे जरा लंबे अरसे के लिए, कुछ के घर में बेबीज आ गए, कुछ बीमार हो गए, कुछ प्रोलॉन्ग्ड अरसे के लिए। किसी की प्रोफेशनल लाइफ में काफी बड़ी कोई चेंज आ गई, किसी ने नए प्रोजेक्ट शुरू कर लिए। तो ये सब करते हुए हमें टाइम इकट्ठे 4 बंदों का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए हमने बीच में 2 साल का छोटा सा गैप डाला था। तो एनीवेज, तो अब वो छोटा सा गैप जो है वो पूरा हो गया, तो हम वापस आ गए हैं। और इसकी एक रीजन ये भी है कि बहुत सी बातें ऐसी हम करने की कोशिश करेंगे जो कि अब नहीं कर सकते या जिनकी अब इजाजत नहीं है। बट एनीवेज, इस 2 साल को अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो उसके अंदर बहुत सी चेंजेस हुई, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हम देख सकते थे कि ये होंगी, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमें लग रहा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, ये हमने सोचा भी नहीं था उनके बारे में, वो भी होगी। तो ये सारी चीजें जो है, हम 2 साल का जो एक छोटा सा रिकैप है वो हम कर लेंगे अबाउट व्हाट थिंग्स रियली वी सॉ, द मेजर चेंजेस वी सॉ। और उसके बाद से हम हफ्ते में 2 दिन आपको जरूर मिलेंगे और बाकी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो बेनजीर, आप बात कर रही थी कि आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि हमने हाइब्रिड को इवॉल्व कर दिया। हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी निताशा कि हाइब्रिड तो खैर निजाम पहले भी था मुल्क में, लेकिन कुछ हद तक शायद रेजिस्टेंस रहती थी सियासी जमातों में, सियासतदानों में, कुछ हद तक तनकीद भी होती थी। पिछले दो, मैं तो कहूँगी 3 सालों में जिस तरह हमने हमने तो नहीं, खैर नहीं, हमारी हुकूमत ने जिस तरह इसको फॉर्मल एक शक्ल दे दी है हाइब्रिड निजाम को, वो शायद मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। कवानीन के जरिए, नोटिफिकेशंस के जरिए, बल्कि ये मामला जो था वो 2022 से शुरू हुआ था जब पीडीएम की हुकूमत आई थी। उस वक्त तब भी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, तो उनका आपको याद है एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें उन्होंने आईएसआई को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इख्तियार दिया था कि अब वो वेटिंग करेंगे, सारे जो सरकारी अफसरान हैं उनकी वेटिंग होगी। मतलब कि उनकी मुलाजमत के हवाले से, उनकी अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट्स, उनकी प्रमोशन के हवाले से बहुत
हैवी मैंडेट आईएसआई को दिया गया था। थोड़ा बहुत शोर मचा था, फिर बात खत्म हो गई थी। उसके बाद जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी वो थी एसआईएफसी। एक एपेक्स बॉडी बनाई गई है, जिसका काम ऑन पेपर तो ये है कि उन्होंने मुल्क में सरमायाकारी बढ़ानी है और लानी है। लेकिन जब आप उनका कानून पढ़ें तो बहुत ब्रॉड मैंडेट है। वहां पे लिखा हुआ है कि एसआईएफसी जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए कोई भी डायरेक्शन दे सकती है किसी भी इदारे को। और हमने यही देखा पिछले 2 सालों में। एसआईएफसी मनी एक्सचेंज का कोई इशू हो, बिजली का मसला हो, ज़रात का हो, मिनरल्स का हो, आईटी का हो, एसआईएफसी की तरफ से डायरेक्शन आती है। और जो प्रॉब्लमेटिक चीज है निताशा मेरे लिए वो ये थी कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस इदारे की। कोई मालूमात नहीं है इनका बजट क्या है, कितने लोग काम करते हैं इसमें, इनका दफ्तर किधर है, इनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस किधर हैं। एक थोड़ी सी हमारे लिए मालूमात उमर अयूब साहब ने ले ली थी। तब वो अपोजिशन लीडर थे इसी साल फरवरी में। और उन्होंने एक सवाल पूछा था कि इस इदारे में, एसआईएफसी में, सर्विंग फौजी अफसरान कितने काम करते हैं। तो 2 लाइनों का जवाब आया था हुकूमत की तरफ से नेशनल असेंबली में कि 36 है। अब ये कौन है, इनकी एक्सपर्टीज क्या है, कोई मालूमात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमें मिलेंगी। दूसरा जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं वो ये कि जो सर्विंग अफसरान है, रिटायरमेंट से पहले उनको सरकारी महकमों में या तो सरबराह बना दिया जाता है या सेक्रेटरी लेवल पे पोजीशन मिल जाती है। जैसे डिफेंस सेक्रेटरी हैं हमारे, उनकी रिटायरमेंट से पहले उनको तैनात कर दिया गया था। नादरा के चेयरमैन है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक बहुत अहम इदारा है, उनके जो चेयरमैन है, ये सारी रिटायरमेंट से पहले इन पोजीशंस दी गई थी। और जो सबसे एक और जो बहुत सरप्राइजिंग चेंज था मेरे लिए वो यही था कि पहले भी जैसे मैंने कहा हाइब्रिड निजाम था, लेकिन कुछ ना कुछ तनकीद होती थी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस थी। खासतौर पे ये जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, एक एक्सेप्टेंस भी थी लेकिन एक रेजिस्टेंस भी थी। वो लगता है बिल्कुल अब खत्म हो गई है। ये तो खैर इमरान खान साहब के दौर से ही शुरू हो गया था। बड़े फख्र से आजकल कहा जाता है हम हाइब्रिड निजाम का हिस्सा हैं, बड़ा उसको एक बैज ऑफ ऑनर समझा जाता है। और सवाल भी वैसे मीडिया में भी कोई खास ये पूछा नहीं जाता कि वजीर आजम जो हैं जब वो कहते हैं कि मैं जॉइंट फैसले करता हूँ, लेकिन क्या आइन इसकी इजाजत देता है। एक जमहूरी निजाम में इसका कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं जॉइंट दौरे लेता हूँ जब मुल्क से बाहर जाते हैं, क्या आइन इसकी इजाजत देता है। तो मैं तो इस सवाल पे छोड़ूंगी और आप लोग शायद बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं कि क्या इस वक्त इन 2 सालों या 3 सालों के बाद क्या हम वाकई में पाकिस्तान एक जमहूरियत है या एक प्रोसीजरल सी डेमोक्रेसी हम रह गए हैं बन के, जहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो होते हैं, जैसे इलेक्शंस करवा दिया तो करवा दिया, उसके बाद जमहूरियत जो है वो खत्म हो जाती हाइब्रिड प्रो मैक्स है ना? तो हाइब्रिड प्रो मैक्स जो है वो नॉट रियली डेमोक्रेसी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा खैर मैमल, आप कह रही थी कि आपके लिए ये था कि इन दिस 3 इयर्स वो इंडिया वाला जो हमारा ब्रिज था वो गिर गया, उसके ऊपर सब कुछ खत्म हो गया और वो अब बड़ा क्लियर एक लाइन ड्रॉ हो गई है। जी नताशा, उसके ऊपर आने से पहले मैं ज़रा हाइब्रिड वाली चीज़ के ऊपर मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ जब के यानी कि 2008 से जो 18 का एक आप कह लें कि जमहूरी दौर था, उस वक्त जमहूरियत कमज़ोर ज़रूर थी, लेकिन हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो स्पेस सीड हुई थी कू के दौरान वो वापस ली गई। और फिर 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत आई, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें जो है वो रिवर्स करने की भी कोशिश की। उससे पहले हमने 18th अमेंडमेंट और ये सब कुछ भी देखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इन 10 सालों के अंदर एक अच्छी चीज़ हो रही थी कि ट्रांजिशन हुई थी, उसमें हमने देखा कि फिर इस्टेब्लिशमेंट से वो चीज़ हजम नहीं हुई और साजिशें दोबारा से जमहूरियत के खिलाफ जो है वो शुरू हो गई। और उसमें पीटीआई और इमरान खान साहब जो है वो इस्तेमाल भी हुए। और उसी की हमने कड़ी फिर देखी कि 2018 में जो हाइब्रिड निज़ाम आया, सेम पेज जो हम उस वक्त सुनते थे, उसके बाद जो है PDM 1 जब आई तो हाइब्रिड प्लस था, और अब जो है हाइब्रिड प्रो मैक्स जैसे आपने कहा। तो अब तो बिल्कुल ऐसे है कि सारी जमातें, PMLN, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, सब लोग अब बस अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जितना हाइब्रिड सीमेंट हो सकता है ना वही हो, और इसी के अंदर हर कोई अपनी बारियां लेता रहे। यानी कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी की हम एक ज़माने में बात सुनते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो गायब हो गई है। इसलिए जो ये जमहूरी निज़ाम बिल्कुल ही आप कह लें कि एक हाइब्रिड के अंदर तब्दील हो गया। तो वो एक चीज़ हुई है। जहाँ तक नताशा इंडिया की बात है,
अच्छा, मैं उनमें से उन लोगों में से थी कि जो एक्चुअली बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, राइवलरी भी है, दोनों न्यूक्लियर पावर नेशंस हैं, सारा कुछ है, लेकिन चीज़ें बेहतरी की तरफ इवेंचुअली ज़रूर जाएंगी। लेकिन ये पिछले चंद सालों के अंदर, और ख़ासतौर पे पिछले 2 सालों के अंदर, मैंने ये चीज़ देखी है और महसूस की है कि चीज़ें जो है बद से बदतर होती जा रही हैं। यानी कि मोदी का जो हिंदुस्तान है उसके अंदर एक तो हिंदुत्व रजीम है, हालांकि आप देखें कि मोदी डिडंट डू एज वेल एज ही थॉट कि वो करेंगे। यानी कि अब की बार 400 और वो वाली सारी जो बात हो रही थी ना कि 400 पार और वो करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ, उनकी सीट्स कम आई। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक हिंदुत्व नैरेटिव है उसने सब कुछ जो है ना वो टेक ओवर एक तरीके से कर लिया है। आप देखें कि उनकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, उनका मीडिया हो, ठीक है, एक्सेप्शन ऑनरेबल एक्सेप्शन जरूर है, लेकिन उनके जैसे अभी हमने क्रिकेट के अंदर एशिया कप के अंदर देखा कि किस तरह से हुआ कि हाथ नहीं मिला रहे, फिर मोहसिन नकवी से उन्होंने कप नहीं लिया। बाकी जिस तरह के हमने कंट्रोवर्सी जो चीज़ें देखी, और खासतौर पे जो मे का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके अंदर इंडिया का मीडिया जिस तरीके से, जो गोदी मीडिया मैं कहूँगी, एक्सपोज हुआ और जिस तरह की उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई, तो अब ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी वहाँ उनका पूरा एक सोशल फैब्रिक जो है वो काफ़ी तब्दील हुआ। ये नहीं है बात कि इसके अंदर कोई हर इंडियन जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन जो लोग नैरेटिव बनाते हैं, जो बहुत वोकल हैं, जो नजर आते हैं, जो सामने हैं, जिनकी इन्फ्लुएंस है, वो लोग सारे मोदी सरकार को ही खुश करने में लगे हुए हैं। तो अब जो है मेरा ऑप्टिमिज्म जो है वो जरा पेसिमिज्म की तरफ जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली, इस लिहाज से। कुछ दिन पहले बेनजीर की तरफ हम लोग जमा थे, तो वहां पे हम लोग खाने पे गए हुए थे, तो वहां पे रीमा और मैं बात कर रहे थे। तो रीमा को हम कह रहे थे कि जब भी हमारी इस तरह था, आज से कुछ अर्से पहले तक, कि कोई भी नई जजमेंट आती थी तो हम लोग अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में व्हाट्सएप में कहते थे, रीमा बताओ इसका क्या मतलब है, और रीमा हमें कहती थी नहीं ये पुराना वाले केसेस का रेफरेंस देके बताती थी, ये है, वो है। अब वो सब कुछ बिल्कुल ठंडा हो गया हुआ है। तो रीमा, हैज इन दीज 2 years, 2.5 years, हैज द जुडिशरी बिकम इररेलेवेंट? यस टोटली। एंड मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा है उन उन दिनों का जब मैं इतना एक्टिवली पैशनेटली, एंड आई हैव टू से, जब से मैंने काम शुरू किया इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे ही किया, पाकिस्तान में, रीजनली, ग्लोबली, तो मेरे बहुत दिल के करीब है कि जुडिशरी का क्या रोल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गलतियां हुई, किस तरह जुडिशरी को बेहतर बनाना चाहिए कि वो इंसानी हकूक, जुडिशल रिव्यू और जो अपने अपेलेट कोर्ट के जो फंक्शंस हैं उनको प्रॉपरली पूरा कर सके। हायर जुडिशरी की मैं बात कर रही हूँ। अब मैं कुछ नहीं बोलती बिकॉज आई रियली फील कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो भी आप कहते हैं, वो इरेलीवेंट बना दिया गया है बाय डिजाइन। 26th अमेंडमेंट, उससे कुछ देर पहले और कुछ उसके बाद जो फैसले हुए हैं, पहले मुझे जेन्युइनली एक उम्मीद थी कि देयर इज रूम, जैसे महमल भारत की बात कर रही हैं, कि एक रूम है कि हम जुडिशरी को बेहतर कर सकते हैं और जुडिशरी एक रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनाने के लिए। अब मुझे वो नहीं लगता। इंडिविजुअल जजेस कुछ नहीं कर सकते मेरी ओपिनियन में अब, क्योंकि आपने सिस्टम ऐसा बना दिया, फूल प्रूफ आई हैव टू से, जिसने भी डिजाइन किया, क्या बात है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट से लेके नंबर ऑफ जजेस ऑलमोस्ट डबल हो गए सुप्रीम कोर्ट के जजेस थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ओनली। इसके अलावा आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी ऐसा रखा है कि अगर कोई जज आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में डाला जो इस सिस्टम को चलाने की रेड लाइंस है उससे बाहर चला गया या चली गई, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी तब्दील कर सकते हो। अपॉइंटमेंट्स में आपने एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा बना दिया कि अपॉइंटमेंट्स जो होंगी भी वो इंडिपेंडेंट फेयर नहीं होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज बाय एंड लार्ज अपनी मर्जी से कर सकेंगी। तो ओवरऑल जब मैं इस निजाम को देखती हूँ जुडिशरी के, मुझे नहीं नजर आता कि जो पहले बेनजीर ने सवाल किया कि अकाउंटेबिलिटी का एसआईएफसी को लेके, मैं ओवरऑल बात करूंगी कि जो पूरा सिस्टम है उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होगी, क्योंकि जुडिशरी से तो नहीं होगी। जुडिशरी पहले बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, बायसेस थे, उन्होंने बहुत एक नेगेटिव रोल प्ले किया जब भी कोई हाइब्रिड निजाम आता था, लेकिन अब वो टोटली सब्जुगेट होके इरेलीवेंट हो चुकी है। सेम फॉर ह्यूमन राइट्स। मैं सोचती हूँ मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि पहले एक ग्रुप था, लिबरल, लेफ्ट, प्रोग्रेसिव, आप जो भी कह लें, जो सपोर्ट करते थे डिफरेंट जो भी मामलात हो रहे थे उसमें एक ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव, चाहे सोचे डेथ पेनल्टी, इनकाउंटर किलिंग्स, टॉर्चर, एक्स्ट्रा, ये सब मामलात। अब मुझे लगता है वो भी खामोश हो गए हैं। एज सच कोई वो ड्राइव, वो पैशन नहीं मुझे नजर आता। तो मुझे भी लगता है क्या फायदा बात करने का, जजमेंट्स का, राइट्स का, जब कोई ऑडियंस ही नहीं है। और अगर अब आप बात करो तो ऑलमोस्ट लोग आप पे हंसते हैं कि आप किस दुनिया में रह रहे हो। और मैं राइट विंग की बात नहीं कर रही, अब मुझे लेफ्ट में भी यही नजर आता है। एक आखिरी चीज, ये सवाल कि क्या हम जमहूरियत हैं, मैं बहुत
तफसील से पढ़ने के बाद सोचने के बाद मेरा एटलीस्ट ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अब हम डेमोक्रेसी नहीं है और हम हाइब्रिड निज़ाम भी अब नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें स्कॉलरशिप जो है हाइब्रिड निज़ाम पे, उसमें कुछ डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स आपको नजर आने चाहिए। और जब हम देखते हैं 2024 के इलेक्शंस, उसमें कोई इंटेग्रिटी नहीं है। रिजल्ट्स मेरी नजर में तब्दील किए गए। आई डोंट नो आप में से कौन समझता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है एटलीस्ट वो रिप्रेजेंट करती है लोगों के वोट्स को। मेरी नजर में नहीं करती। और जिस तरह रिजल्ट्स तब्दील किए गए, चाहे आप जो भी सब्सटैंटिवली जाएं, राइट्स कितने प्रोटेक्ट होते हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब मामला डेमोक्रेसी में ये इंपॉर्टेंट है सब्सटैंटिवली, लेकिन प्रोसीजरली एक लोगों का वोट जो है दैट शुड ट्रांसलेट इनटू हु रूल्स यू। इसके बगैर डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। और इसलिए मुझे लगता है ये सिस्टम फंडामेंटली मुख्तलिफ है। मैं इसको थोड़ा सा, मुझे होता है मैं इसको हाइब्रिड नहीं कहती, ना ही मुझे लगता है एक कंटिन्यूएशन है। मुझे लगता है फंडामेंटली एक डिफरेंट सिस्टम है जिसमें डिसाइड किया गया है कि हमें जमहूरियत नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो सब इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट को निकाल दें। कुछ वो जजेस जो आपको रबर स्टैम्प के लिए जरूरत होगी उनको आप रख सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज जो लोग मैटर करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की, पॉलिटिकल पार्टीज, बिजनेस के लोग, कुछ मीडिया के लोग, उनको आपने इकट्ठा करके ये निजाम चलाना है। क्योंकि डेमोक्रेसी से ज्यादा अब स्टेबिलिटी की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत है, और ये डेमोक्रेसी में आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर वक्त हलचल, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और आपको वो नहीं चाहिए, आपको ऑपोजिशन नहीं चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये अब इंटरेस्टिंग डिबेट है कि इज दिस ट्रू कि पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी। सो मैं तो यही कहूंगी, ना डेमोक्रेसी है, ना ह्यूमन राइट्स की कुछ खास डिमांड है उसमें बात करने का फायदा, ना जुडिशरी पे बात करने का फायदा। लेकिन आई विल करेक्ट माई सेल्फ। मेरा ख्याल है फॉर रिकॉर्ड से कि कल जाके हम इस दौर को देखें, होना चाहिए कि लोगों ने बात की, चाहे कोई सुनने वाला ना भी हो, अपना ही एक होना चाहिए कि यू नो व्हाट्स हैपनिंग। अब देखें 26th अमेंडमेंट का इतना इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, पहले मीडिया पे बात ही सिर्फ होती थी इन केसेस की, अब इट्स साइलेंस, क्योंकि सबको पता है कि जो की चेंजेस लाई गई थी वो तो नहीं हो सकती चेंज, तो अब क्या लीगल मेरिट्स डीमेरिट्स में जाओ। बट आई विल चेंज, अपने लिए आई विल चेंज दैट। मुझे लगता है करते रहना चाहिए, चाहे ऑडियंस हो ना हो। तो थैंक यू। यस, इसलिए भी औरत कार्ड वापस लाया गया, ताकि हम एटलीस्ट यहाँ पे तो बात कर सके उन चीजों की ये जिसकी हम शायद ये इतनी हम क्लिप ऑडियंस ना हो। काट के रख लेंगे ताकि वी कैन कीप या श्योर रीमा जी की यस, यस डेफिनेटली। एक चीज मैं तो है अच्छा नताशा, ये छोटी सी चीज मैं जरूर ऐड करूंगी कि पिछले 2 साल में जो सबसे बड़ी आई थिंक तब्दीली आई है वो जो गजा में सब कुछ हुआ है। जो अभी रीमा इस तरह ह्यूमन राइट्स की बात कर रही थी, लेकिन देखिए हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स की भी वैल्यू उस तरह नहीं रही, इंटरनेशनल लॉ की भी वैल्यू नहीं रही। जो सब कुछ जो जेनोसाइड बर्बरिया जो गजा के अंदर हुई है, तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से भी एक दुनिया जो है काफी बदली है। उसकी वजह से मैं भी, मुझे लगता है मेरे अंदर 2 इयर्स में हम्म। ये चेंज आई है कि वो जो फलस्तीन में हो रहा था वो देख रहे थे, और उसको देखते हुए मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं आउटराइट रिजेक्ट करती थी फॉर ऑल माय ग्रोन अप लाइफ, मुझे लगता था मैं एक प्रोग्रेसिव हूँ, मैं रिजेक्ट करती हूँ आइडियाज को, ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज जो हमें डीप स्टेट बताता था कि ये होती हैं, ये दुनिया में चलती हैं, आपका मुल्क भी इसका टारगेट हो सकता है, मैं इन सब चीजों को रिजेक्ट करती थी। एंड 2 साल में ये सारे भरम टूट के अब मुझे लगता है कि हमसे सारी उम्र एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था, और मैंने भी उस झूठ को माना था, और मैं उस झूठ को प्रोपोगेट करने का हिस्सा थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये सब बिल्कुल गलत कर रहा है। और अब ये मेरे लिए जाती तौर पे ये बहुत बड़ी चेंज है कि मैंने 2 साल में जो मेरा पहले ओपिनियन होता था कि मैं फौज से रिलेटेड हर बात को रिजेक्ट कर देती थी, अब मैं उसे नहीं रिजेक्ट करती। अब मुझे लगता है कि फौज बहुत सी चीजें ठीक भी कह रही थी, आपके डीप स्टेट बहुत सी बातें सही भी कह रहा था, आपकी स्टैब्लिशमेंट बहुत सी चीजों की तरफ जब इशारा करती है वो ठीक थी। ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर इस दुनिया में कोई निजाम ही नहीं है और सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द माइटिएस्ट है, और अगर आपके पास एक फंक्शनिंग फौज नहीं है, तो आप कल गजा हो। और वो जो रबल के नीचे हमें बच्चे नजर आ रहे होते हैं, किसी का नाम अहमद है, किसी का नाम हिंद है, जिसपे 360 गोलियां चला दी गई, वो कल को हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, वो कल को असलम भी हो सकता है पुकाड़े का, और वो कल को रिजवान भी हो सकता है मुल्तान का। ये सब एक बिल्कुल झूठ था, ये एक इल्यूजन थी, एक आपके लिए झूठी तस्वीर बनाई गई थी और आपने उसको सच मान लिया। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चेंज है। और इसी के अंदर मुझे ये भी चेंज है जो अभी हिरिमा बात कर रही थी कि ह्यूमन राइट्स वगैरह, मैं इनके साथ वो इसके अंदर रहते हुए भी मुझे अब नजर आना शुरू किया कि ये बंदा जो ये बातें कर रहा है इससे हमें कितना नुकसान होगा, ये ओपन क्यों कर रहा है, इस शख्स को इंडिया और इसराइल क्यों प्रमोट कर रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तानी इस बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू को वेस्टर्न मीडिया क्यों प्रमोट कर रहा है, अगर वो फलस्तीनियों को नहीं कर सकता तो इसको क्यों कर रहा है।
इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो मैंने अब ये मेरे अंदर ये शक व शुबहात जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जन्म ले लिया व्हेन आई व्यू द वर्ल्ड थ्रू दैट पॉइंट। बट ये हमें आइंदा जब एपिसोड्स करेंगे, आप एक चीज शायद ये भी नोट करें कि हमारी ये बहुत सी बातों पे डिसएग्रीमेंट भी होती है। हम्म मतलब बहुत ज्यादातर चीजों पे हम चारों की एग्रीमेंट होती थी, सिवाय मूवीज पे हम्म तो हमारी डिसएग्रीमेंट होती थी। हाँ लेकिन अब हम ये जो पॉलिटिकल टॉपिक्स हैं जिसके अंदर पीटीआई, नून, पीपी, इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और ह्यूमन राइट्स और इन मिलिट्री सारी चीजों पे हमारे टीएलपी हमारी अब काफी डिसएग्रीमेंट होना शुरू हो गई है इन चीजों पे, एंड वी डोंट रियली सी देम फ्रॉम द सेम हम्म पर्सपेक्टिव। बट एनीवेज, ये इंशाल्लाह जब से हम हर हफ्ते हम 2 एपिसोड्स लोड करेंगे, उनमें से हम एक एपिसोड में जरूर ये कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर्स पे बात हो। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि वो जरूरी है उस पर बात होनी चाहिए, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को टैग करें और वहां पे जरूर मेंशन करें कि आप इस पे बात करें, एंड वी डेफिनेटली ट्राई टू टॉक अबाउट इट। और दूसरी हम कोशिश करेंगे एक एपिसोड सोशल इश्यूज पे, ड्रामा रिव्यूज पे और फिल्म रिव्यूज पे जरूर करें। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड हमारी और ये कोशिश होगी कि हम फिर 2 साल के लिए ना भाग जाएं। बट एनीवेज, थैंक यू फॉर वाचिंग औरत कार्ड, एंड इफ यू लाइक द एपिसोड तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक का बटन भी हिट कर दें, एंड स्टे follow us on socials ताकि आपको पता चले what we are going to do and when we are going to do it. Thank you for watching औरत कार्ड।